लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दों को भी हमने छोड़ा नहीं है, समझौता नहीं किया है उससे कि जो चल रहा है चलता रहे। हमने जो कुछ भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, अक्षरशः हम बहनों भाइयों हम उसका पालन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी, 370। भारत आजाद हो गया था, फिर भी भारत में 2 संविधान और 2 निशान। और पहले तो हालात ये थे कि केवल 2 संविधान और दो संविधान और 2 विधान नहीं थे, बल्कि 2 निशान भी थे। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि नहीं चलेगा, और आपने देखा कि चुटकी बजाते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया और 35A को बहनों भाइयों हम लोगों ने समाप्त किया। लोग कहते थे कि धारा 370 को यदि जिस समय टच करने की कोशिश करेंगे, छूने की कोशिश करेंगे, देश बढ़ जाएगा। और लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में नहीं आ पाएगी। मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मेरे बहनों भाइयों केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो देश बनाने के लिए राजनीति करती है, केवल सरकार बनाने के लिए हम राजनीति नहीं करते। यदि हमने आपको वचन दिया है तो वचन पूरा करेंगे। और मैं आपसे यह भी अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र में दिया गया वचन यदि पूरा न हो तो बहनों भाइयों, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से खुलकर सार्वजनिक रूप से बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री से बोल सकते हैं, मंत्री से बोल सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं हम सभी लोगों से, अरे भाई आप लोग देखिए कि जो हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहा था अक्षरशः उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतनी सावधानी हम लोग बरतते हैं। प्राण जाई पर वचन न जाई, यही हमारा संकल्प है बहनों भाइयों। ये जो कह दिया सो कह दिया, हम उससे मुकरने वाले नहीं हैं। और आपने देखा कि केवल धारा 370 और 35A ही नहीं समाप्त किया, बल्कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, वहां के नवयुवकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जम्मू और कश्मीर मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दी और लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बना दी, ताकि सीधे केंद्र सरकार यहां की चिंता कर सके। इन दोनों राज्यों की विकास की दौड़ में जो यह पिछड़े राज्य रह गए हैं, इनकी चिंता हो सके, इसलिए अलग से इन्हें बना दिया। लोग कहते थे चाहे हिंदू मुसलमान दंगा हो जाएगा। क्यों दंगा होगा? बहनों भाइयों, हमने जिंदगी में राजनीति की है तो जाति और मजहब के आधार पर नहीं, हिंदू मुसलमान ईसाई के रूप में देश को बांटकर हम राजनीति नहीं करना चाहते। जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। ऐसी सोच के आधार पर ही हमको आगे बढ़ना होगा। जो वोट की राजनीति करते हैं वही लोग हिंदू मुसलमान के आधार पर देश को बांटकर सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इस काम को कभी नहीं करेंगे। लेकिन धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद हमारा एक पड़ोसी है, आप जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं हमारा पड़ोसी कौन है? मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं, आवाज देकर बतलाइए कौन है हमारा पड़ोसी। बहनों भाइयों, धारा 370 हम लोगों ने समाप्त किया और हमारा पड़ोसी दुबला हुआ जा रहा है, दुबला हुआ जा रहा है। उसका हाजमा खराब हो गया है। अब वह दुनिया में हर देशों के लोगों के दरवाजे जा जाकर दरवाजा खटखटा रहा है कि पाकिस्तान को बचा लीजिए, पाकिस्तान को बचा लीजिए। भारत ने गड़बड़ कर दिया। क्या अपराध कर दिया हम लोग? और रह रहकर कभी कभी धमकी भी देता है। लेकिन जो दुनिया का आज सबसे ताकतवर देश जिसे लोग मानते हैं, अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हटो हटो, जाओ भारत के साथ बैठकर बातचीत करो, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है।
बहनों भाइयों, उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था, आज मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, सरकार रहे अथवा न रहे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग केवल सरकार चलाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। यकीन रखना, भारत माता का मस्तक हम लोग किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे बहनों भाई, झुकने नहीं। कहते हैं पाकिस्तान के लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान बहनों भाइयों, यह हम लोगों की प्रतिबद्धता है। यह हमारा इलेक्शन स्टंट नहीं है, हमारा यह कमिटमेंट है। और आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने सारे काम को निपटा दिया। और लेकिन हमारा पड़ोसी बड़ा आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को अस्थिर करना चाहता है, भारत को कमजोर करना चाहता है, आतंकवादियों के सहारे भारत को कभी कभी तोड़ने की कोशिश करता है। यह हालत हो गई है। लेकिन आपने देख लिया पुलवामा में हमारे बहादुर सुरक्षा के जवानों के साथ जो कुछ भी किया था। अरे 56 इंच के सीने वाला हमारा प्रधानमंत्री है, हम 2-4 लोगों के साथ बैठकर उसने फैसला कर लिया कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और आपने देखा कि हमारे एयरफोर्स के जवान बालाकोट में जाकर बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। कहते थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कि साहब कोई कहीं कुछ नहीं हुआ है, एक आदमी नहीं मरा है। इस बार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ ही दिन पहले खड़े होकर, पीओके में कुछ ही दिन पहले खड़े होकर कह रहे थे भारत जैसा बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था उससे भी बड़ी एयर स्ट्राइक करने की सोच रहा है। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार कर लिया कि बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में भी लोग कामयाब रहे। इसे सहज रूप से उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, और इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस हकीकत को जानता हूं, हरियाणा की धरती यह बहादुरों की धरती है, वीरों की धरती है। और मैं इस हकीकत को भी जानता हूं, हरियाणा का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां की माताओं की कोख से पैदा हुआ कोई न कोई जवान सेना में अथवा फौज में न काम कर रहा हो। शायद एक भी ऐसा गांव नहीं मिलेगा। ऐसे वीर माताओं की धरती हरियाणा को मैं शीश झुकाकर मैं नमन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और बहनों भाइयों, हमारे देश के फौज के सारे जवान सचमुच करिश्माई काम करने वाले हमारे जवान हैं। राज्य यदि माना जाता है तो राम राज्य सबसे आदर्श राज्य माना जाता है। बहनों भाइयों, राजा होना चाहिए तो राम की तरह राजा होना चाहिए कि मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यह भी फैसला किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से आपके मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का संकल्प है कि 2022 आते आते हम अपने किसानों की आमदनी को 2 गुना कर देंगे। मुझे लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, शायद 2021 आते आते ही हरियाणा के किसानों की आमदनी 2 गुना हो जाएगी। बहनों भाइयों, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा विश्वास है।
हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया 6,000 रुपया चाहे जो भी किसान है हर साल हम उसको देंगे। क्या कभी आपने इसकी कल्पना की थी? फसल बीमा योजना को भी किस प्रभावी तरीके से हरियाणा राज्य में लागू किया गया है। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं आपके मुख्यमंत्री को, और मैं किसान होने के नाते हरियाणा के सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, हमारी केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया है और आपके मुख्यमंत्री और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी फैसला किया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम बढ़ावा देंगे। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं किसान होने के नाते, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आप जाइए। 2022 छोड़ दीजिए, 2022 आते आते केवल आपकी आमदनी 2 गुना नहीं होगी, बल्कि 2023-24 होते होते आपकी आमदनी जितनी आज है उसकी 2.5 गुना हो जाएगी। मैं यह दावे के साथ मैं कहता हूं। धीरे धीरे खाद की मात्रा अपने खेतों में कम करते चले जाइए। यह भी मैं आपसे अपील करना चाहता हूं बहनों भाई। विकास के बहुत सारे काम हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारी प्रदेश सरकार ने किए हैं।